हेलो बच्चों, आज हम लोग पत्र लेखन के संबंध में जानेंगे। पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। मनुष्य के जीवन में पत्र लेखन का विशेष महत्व है, बहुत ही उपयोगिता है इसकी, क्योंकि मनुष्य अपने मन की भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति और संप्रेषण पत्र लेखन के माध्यम से बहुत ही सहजतापूर्वक कर पाता है। कई बार ऐसा होता है कि जिन बातों का हम किसी से कहने में संकोच महसूस करते हैं, उन्हीं बातों को पत्र के माध्यम से लिख करके उस तक पहुंचाने में बहुत ही सहजता महसूस करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बहुत ही उपयोगी है मनुष्य के जीवन में पत्र लेखन। यद्यपि आज बहुत से डिजिटल माध्यम हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों तक संप्रेषित कर पाता है, किंतु पहले का जो समय था उसमें जब भी कोई व्यक्ति हमसे दूर है तो उस स्थिति में पत्र लेखन, पत्र व्यवहार ही एक सशक्त माध्यम होता था अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने का। यद्यपि आज डिजिटल माध्यम बहुत हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पत्र लेखन की जो उपयोगिता है वो मनुष्य के जीवन में उतनी ही है जैसे कि पहले थी, क्योंकि पत्र लेखन का जो महत्व है वो व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं है, बल्कि कार्यालयीय क्षेत्रों में, व्यावसायिक क्षेत्रों में भी उसका उतना ही महत्व है। ठीक है, तो क्योंकि पत्र लेखन जो है वो एक कला है और जितने ही उचित ढंग से लिखा गया पत्र है, जितना ही प्रभावशाली ढंग से लिखा गया पत्र है, वही जो है वो दूसरों तक आपकी भावनाओं को, आपके जो विचार हैं उसको स्पष्ट करने में, उसे संप्रेषित करने में सक्षम होता है। ठीक है, यानी पत्र लेखन की जो कला है वो उसके प्रारूप, उसके फॉर्मेट पर आधारित होती है। तो आज बच्चों हम लोग पत्र लेखन का फॉर्मेट जानेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपके प्रश्न पत्र के सेक्शन ए में आता है और 7 नंबर का ये प्रश्न आता है आप लोगों का। तो मैं आज आप लोगों को पत्र लेखन का प्रारूप बताऊंगी। पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं, और कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आप लोग जानिए कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पत्र जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र जिसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। ठीक है, फॉर्मल जैसा कि आप शब्द से समझ पा रहे होंगे बच्चों कि जहां हम सहज नहीं होते हैं, यानी फॉर्मल होते हैं, औपचारिक होते हैं, जिनसे हमारा निजी या व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, ऐसे व्यक्तियों को हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, यानी औपचारिक पत्र लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए, प्रधानाचार्य हो गए, और किसी कार्यालय के पदाधिकारी हो गए, या संपादक के को लिखे गए पत्र, ऐसे जो पत्र होते हैं वो औपचारिक पत्र होते हैं, फॉर्मल लेटर। इसे हम कार्यालयी पत्र भी कहते हैं, यानी ऑफिशियल लेटर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया बच्चों आपको। नेक्स्ट है अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल हम कहाँ होते हैं? इनफॉर्मल यानी हम जो हमारे जो व्यक्तिगत रिलेटिव्स होते हैं, यानी हमारे जो जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, इन लोगों के साथ हम बहुत ही सहज होते हैं, इनके साथ हमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, तो यहाँ हमें बंधन महसूस नहीं होता है। ठीक है, तो जहाँ हमें बंधन महसूस नहीं होता है, ऐसे लोगों के साथ जो हमारा व्यवहार होता है वो इनफॉर्मल होता है। तो ऐसे लोगों को लिखे गए जो पत्र होते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों आपको कि औपचारिक और अनौपचारिक ये 2 पत्र होते हैं। ठीक है, आज बच्चों हम लोग औपचारिक पत्र के बारे में ही विस्तार से जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को अनौपचारिक पत्र के संबंध में बताऊंगी। ठीक है, तो औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं पहले आप ये जानिए। औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र या कार्यालयी पत्र, संपादक के नाम लिखा गया पत्र, व्यावसायिक पत्र और आवेदन पत्र,
एक होता है सरकारी पत्र या शासकीय पत्र, जो कि किसी एक सरकारी दफ्तर के माध्यम से दूसरे सरकारी दफ्तर के पदाधिकारी या अधिकारी को लिखे जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गए औपचारिक पत्र के प्रकार। इनके बारे में मैं आपको 1 by 1 आपको इसका पूरा विवरण दूंगी। पहले आप ये जानिए कि एक औपचारिक पत्र लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, यानी क्या ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आप ध्यान में रखते हुए आप एक औपचारिक पत्र लिखेंगे ताकि वो एक प्रभावशाली पत्र बन सके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सरलता का ध्यान रखना है। ठीक है, यानी आपका जो पत्र है वो सरल होना चाहिए, ऐसी भाषा में होना चाहिए जो बिल्कुल सरल हो, ऐसा प्रतीत हो कि जो लेखक है वो अपनी बातों को बहुत ही स्वाभाविक ढंग से सामने बैठ करके ही उस प्रापक को, यानी जो प्राप्त करने वाला है जिसके नाम से हम पत्र लिख रहे हैं, उस तक अपनी बात को बहुत ही सरलता पूर्वक कहा जाए। यानी भाषा में क्लिष्टता या दुरूहता जैसे शब्दों का, बहुत ही क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सामान्य साधारण सी भाषा का उपयोग करना चाहिए। फिर है स्पष्टता, यानी हम जो कुछ भी दूसरे से कहना चाहते हैं पत्र के माध्यम से, वो उसका जो प्रारूप है वो पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। यानी हमारा जो मोटिव है, हम जो कहना चाहते हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, उसमें बनाव दुराव नहीं होना चाहिए। यानी घुमा फिरा करके बातों को हमें नहीं कहना है, सीधे सीधे अपनी बातों को हमें कहना है, तो स्पष्टता होनी चाहिए। फिर तीसरी बात है स्वच्छता, यानी हमारा जो पत्र है वो पूरी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए, पेपर जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए, लिखावट जो है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, और पेपर जो है वो मुड़ा तुड़ा ना हो, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। फिर है संक्षिप्तता, यानी हम जो बातें पत्र के माध्यम से कहना चाहते हैं वो संक्षिप्त होना चाहिए, एक ही बात को बार बार हमें नहीं कहना चाहिए। ठीक है, संक्षिप्त शब्दों में हम अपनी जो मूलभूत बातें हैं, मूल समस्या या मूल कारण जो कुछ भी है, उससे स्पष्ट रूप से संक्षिप्त शब्दों के माध्यम से हम उस तक पहुंचाएंगे। तो बहुत ज़्यादा लंबा विवरण हमें नहीं देना है, कुछ संक्षेप में ही अपनी बात को कहनी है, लेकिन वो बातें स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, एक ही कलम का प्रयोग करना चाहिए। जब भी हम किसी को पत्र लिख रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि एक ही पेन का यूज़ किया जाए, कहीं लाल, कहीं पीला, कहीं नीला, इस तरह से नहीं करना चाहिए, या फिर कहीं बहुत डार्क है, कहीं लाइट है, इस तरह का भी पत्र नहीं लिखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे अनुच्छेद होने चाहिए, यानी हम अपनी बातें जो मूल विषय वस्तु है हमारी, उसको जब लिख रहे हैं तो उसमें हमें छोटे छोटे अनुच्छेद होने चाहिए, यानी पैराग्राफ जो हैं वो हमारे छोटे छोटे होने चाहिए, बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, व्याकरणिक जो नियम हैं और विराम चिन्ह का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी जब हम लिख रहे हैं पत्र तो उसमें हमें व्याकरणिक नियमों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी मात्रा जो है वो सही होनी चाहिए, कहाँ हमें विराम चिन्ह लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम, कहाँ अल्प विराम, योजक चिन्ह आदि सबका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तभी हमारा जो पत्र है वो पूरी तरह से हमारी बातों को दूसरों तक पहुँचाने में समर्थ होगा। ठीक है, तारतम्यता होनी चाहिए, तारतम्यता, सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस का मतलब, कहने का तात्पर्य कि आप जब भी कोई लेटर लिखें, जब भी कोई पत्र लिखें तो उसे आप पूरी कोशिश कीजिए बच्चों कि एक ही पेज पर लिखिए। ठीक है, क्योंकि एक ही पेज पर आप अगर लिखते हैं तो आप जिन बातों को आप लिख रहे हैं वो सामने सामने एक साथ आ रहा है और एक सीक्वेंस बना हुआ है, कहीं कुछ बातें और कहीं कुछ बातें नहीं हैं, दो पार्ट में नहीं है। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखनी है। मान लीजिए एग्जाम में आप किसी प्रश्न का उत्तर किसी पेज पर खत्म कर रहे हैं, उसके बाद 2-3 लाइनें बची हैं, तो उस 2-3 लाइनों को आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पेज से आप शुरू से अंत तक अपनी पूरी जो पत्र का लेखन है उसको कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब हम पत्र लिख रहे हैं तो एक क्रम में लिखें, यानी कहीं ऐसा नहीं है कि हम अनुरोध पहले कर दिए, धन्यवाद पहले कर दिए या अनुरोध पहले कर दिए, मतलब एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक सही फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए।
कि पहले हमने उनको एड्रेस किया, फिर उसके बाद हमने अपने विषय लिखा। तो एक सही फॉर्मेट में भी लिखना चाहिए, बातों को एक क्रम में लिखना चाहिए। तो ये दोनों ही बातें तारतम्यता को प्रभावशाली बनाती हैं, यानी आपका जो पत्र है वो प्रभावशाली बनेगा तो सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो आप एक पेज पर ही लिखिए। आरंभ और समापन, यानी आप पत्र का आरंभ किस ढंग से कर रहे हैं और समापन किस ढंग से कर रहे हैं, इन दोनों बातों पे आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो सबसे पहले और लास्ट का वो पहले ही देखता है, सबसे ज़्यादा उसका ध्यान उस तरफ ही जाता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आप सही ढंग से लिखिए, अपनी बातों को सही फॉर्मेट में लिखिए। तो आरंभ और समापन का ध्यान भी आपको निश्चित रूप से रखना है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई बच्चों। औपचारिक पत्र लिखते समय हमें इन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं बच्चों, आपके जो औपचारिक पत्र के जो प्रकार हैं उन प्रकारों को हम डिस्कस करते हैं और एक एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताती जाऊंगी कि आपको किस ढंग से उसे लिखना है, सही फॉर्मेट बताती जाऊंगी। ठीक है, तो पहले है प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र किसे कहते हैं, यानी जब हम किसी से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो ऐसे पत्रों को ही हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। जैसे कि स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल को ये पत्र लिखे जाते हैं, किसी सरकारी संस्था में भी किसी कार्य के लिए हम प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो इसे हम किस ढंग से लिखेंगे, एक फॉर्मेट में आपको बताती हूँ एक उदाहरण के माध्यम से। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि ये आपका एक पूरा पेज है। ठीक है, एक पेज है, इस पे आपको एक पत्र लिखना है। क्लियर? तो मान लीजिए कि आपको प्रार्थना पत्र लिखना है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को छात्रवृत्ति के लिए, यानी स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, यानी प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, तो आप किस ढंग से लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये पेज है मान लीजिए, तो इस पेज पे आप यहाँ लिखेंगे सेवा में। ठीक है, यहाँ आपने लिखा सेवा में, यहाँ अल्पविराम, फिर उसके नीचे आप प्रिंसिपल को एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, प्रधानाचार्य महोदय, फिर उसके नीचे आप स्कूल का नाम लिखेंगे। मान लीजिए आपका स्कूल है संत जोसेफ, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट लखनऊ। ठीक है, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट लखनऊ, ये आपका स्कूल हो गया। पहले आपने क्या लिखा, सेवा में, फिर प्रधानाचार्य महोदय, फिर यहाँ पर आपने स्कूल का नाम लिखा, फिर यहाँ पर आपने पता लिखा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये कि आपको सारी चीज़ें आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखनी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्पविराम हो गया, फिर यहाँ पर आपका पूर्ण विराम। ठीक, क्लियर हो गया बच्चों? फिर यहाँ पर आप विषय लिखेंगे, यानी आपने किस लिए उन्हें पत्र लिखा है। ठीक है, यहाँ योजक चिन्ह देंगे आप, क्योंकि अभी आपको अपनी बातें कहनी है। विषय जो है वो बहुत ही संक्षिप्त होना चाहिए और सरल भाषा में होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको छात्रवृत्ति के लिए लिखना है, तो आप यहाँ लिखेंगे छात्रवृत्ति। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, यहाँ पूर्ण विराम। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर 1 लाइन गैप देंगे, क्योंकि आप लाइंस में लिखते हैं, आपकी कॉपी लाइंस में होती है।
वन लाइन गैप के बाद यहाँ आप लिखेंगे महोदय, यानी ये संबोधन करेंगे आप यहाँ पर संबोधन करेंगे तो महोदय, मान्यवर, श्रीमान जी, श्रीयुत जैसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने महोदय लिखा। फिर यहाँ पर आप यहाँ से अपनी बातें कहेंगे और ये मैक्सिमम आप 3 अनुच्छेदों में अपनी बातें कहेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर मूल विषय वस्तु जो है आपकी, पूरा विवरण जो देना है उसे आप यहाँ लिखेंगे। क्लियर? यानी फर्स्ट लाइन में मान लीजिए कि आप छात्रवृत्ति के लिए लिख रहे हैं तो नेचुरली अपने स्कूल के प्रिंसिपल को आप इस ढंग से स्टार्ट कर सकते हैं कि सविनय निवेदन है कि मैं इस क्लास का छात्र हूँ, मैं इस कक्षा का छात्र हूँ, मेरा ये नाम है, मुझे ये परेशानी, मैं इस कारण से पत्र लिख रहा हूँ। फिर इस नेक्स्ट दूसरे अनुच्छेद में आप अपनी जो समस्या है उसका पूरा विवरण देंगे। ठीक है, उसे विस्तार से बताएंगे। फिर थर्ड लाइन में आप उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें कीजिए और फिर मैं इसके लिए आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। ठीक है, तो इस तीनों अनुच्छेदों में आप इस अनुच्छेद में आप थोड़ा बड़ा विवरण लिख सकते हैं, बाकी ये दोनों अनुच्छेद आपके छोटे छोटे अनुच्छेद होंगे ताकि आप पूरी अपनी बात कह सकिए। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर समापन करते हुए यहाँ आप धन्यवाद या सधन्यवाद लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप धन्यवाद या सधन्यवाद लिख करके अपनी बातें समाप्त करेंगे। उसके बाद चूंकि आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप आत्मनिर्देश के लिए आप लिखेंगे कि आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका आज्ञाकारी छात्र। ठीक है, तो आत्मनिर्देश में आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। मान लीजिए आपका नाम नवीन अग्रवाल है। ठीक है, फिर आप यहाँ अपना कक्षा का विवरण देंगे, आप जिस भी क्लास के हैं। यानी मान लीजिए आप कक्षा 9 के हैं, ठीक है, 9th ए के हैं, तो आप 9 लिखेंगे। इसके पश्चात आप यहाँ पे अपना अनुक्रमांक भी लिख सकते हैं और फिर यहाँ लास्ट में आप दिनांक लिखेंगे। ठीक है, दिनांक लिखेंगे और दिनांक आप 20, मान लीजिए 20 अक्टूबर 2020 है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 20 अक्टूबर 2020। ठीक है, तो इस तरह से लिखने में आपको ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि बच्चों दिनांक जो है वो आपको हिंदी के अंकों में ही लिखना चाहिए, क्योंकि हिंदी के अंक पूरा जो पत्र है वो हिंदी में ही होना चाहिए, हिंदी के ही शब्दों का इसमें यूज़ होना चाहिए, कहीं आप इंग्लिश के शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते। तो कोशिश कीजिए कि आप दिनांक जो है वो हिंदी में ही लिखिए, हिंदी के अंकों में ही लिखिए। यदि आप यहाँ पर महीना जो है वो शब्दों में लिख देते हैं तो आपके लिए ये भी थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आप 20 अक्टूबर 2020 लिख सकते हैं इस तरह से, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 20 अक्टूबर है तो 10 हो गया, फिर 2020। ठीक है, तो आप ये हिंदी में ही लिखेंगे, हिंदी के अंकों में ही। तो ये आपका लेटर का प्रारूप है, यानी इसका फॉर्मेट है। ठीक है, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो सारी बातें हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में ही होनी चाहिए और इस ढंग से ही आप अपनी पूरी बातें कहेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको बच्चों कि आप किस ढंग से बातों को कहेंगे। नेक्स्ट आपका है शिकायती पत्र या कार्यालयी पत्र। इसे हम कार्यालयी पत्र भी कहते हैं। यानी आपको किसी कार्यवश
ऐसे पत्र जो कि किसी कार्यालय में किसी शिकायत के लिए या किसी समस्या के सुझाव के लिए आपको देना है, ऐसे पत्रों को ही हम कार्यालयी पत्र कहते हैं। जैसे कि नगर निगम या थाना अध्यक्ष को पत्र लिखे गए या किसी भी सरकारी जो विभाग है उससे लिखे गए पत्र को ही हम सरकारी पत्र, कार्यालयी पत्र या फिर शिकायती पत्र कहते हैं। ठीक है, तो शिकायती पत्र हम किस ढंग से लिखेंगे? शिकायती पत्र को लिखने का भी एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ, उसका फॉर्मेट एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। कि मान लीजिए कि आपको नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को ये पत्र लिखना है कि आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है और उस गंदगी के कारण जो परेशानी हो रही है और उसके जो दुष्परिणाम हो सकते हैं उसके संबंध में आपको उन्हें बताना है। ठीक है, बताना है और फिर आपको उससे संबंधित उनसे कार्यवाही के लिए अनुरोध करना है। ठीक है, तो आप किस ढंग से इस पत्र को लिखेंगे? आपको ऐसे पत्रों को लिखने के लिए यहाँ पर सेवा में ये तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि आपने अपने प्रधानाचार्य महोदय को एड्रेस किया है और चूंकि नगर के जो अधिकारी हैं उनका नाम आपको स्वास्थ्य अधिकारी का नहीं पता है, तो ऐसी स्थिति में आप जो हैं वो क्या करेंगे कि आप यहाँ पर लिखेंगे नगर स्वास्थ्य अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी। ठीक है, यहां आप लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी और यहां पर उनका जो जिस जगह वो बैठते हैं, जहां उनका ऑफिस है, उसका नाम लिखेंगे। तो यहां आपने लिख दिया नगर निगम। ठीक है, नगर निगम, और यहाँ आपने मान लीजिए लखनऊ ही लिख दिया या कुछ भी, किसी भी जिस भी आप शहर में रह रहे हैं, मान लीजिए आप गाजियाबाद में रह रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हो गया। और यदि आपको उस क्षेत्र विशेष का पिन कोड नंबर पता है तो आप उसे भी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, पिन कोड नंबर आप मान लीजिए 22006 ये नंबर है आपका, तो आप ये लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट जो है आप यहाँ पर विषय लिखेंगे। ठीक है, विषय आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो विषय है आपका कि आपको गंदगी और उससे संबंधित दुष्परिणामों के संबंध में आपको पत्र लिखना है। तो गंदगी और उसके दुष्परिणाम के संबंध में, ठीक है, के संबंध में, फिर यहां पूर्ण विराम। ठीक है, इतनी बातें आप वहां कहेंगे। फिर उसके बाद वैसे ही लिखना है आपको, यहाँ पर महोदय, मान्यवर, श्रीमान, ऐसे ही शब्दों का आप वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। फिर आप 3 अनुच्छेदों में, 2 या 3 अनुच्छेदों में अपनी बात को कहेंगे। ठीक है, तो आप पहले आप बता देंगे कि मैं इस क्षेत्र विशेष का निवासी हूँ, इस क्षेत्र में ये समस्या है, इसलिए मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूँ, और इस समस्या का पूरा विवरण देंगे। और उसके पश्चात आप अंत में उनसे अनुरोध करते हुए सारी बातें कहेंगे। फिर लास्ट में आप यहाँ पर उनका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद या सधन्यवाद लिखेंगे। ठीक है, नीचे जो आत्मनिर्देश लिखते हैं, चूंकि आपने इसके पहले प्रिंसिपल को लिखा था इसलिए आपने लिखा था आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि आप एक समाज के जन सामान्य व्यक्ति हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे भवदीय। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे भवदीय या विनीत प्रार्थी,
ऐसे शब्द का आप यूज करेंगे, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो भवदीय ही ज़्यादा बेटर होता है, तो आप भवदीय लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर फिर आप अपना पता लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आपका पता है 3D आज़ाद नगर, ठीक है, तो आप यहाँ अपना पता लिखेंगे और फिर यहाँ पर जिस भी दिन आपने लेटर लिखा है उसका दिनांक लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है बच्चों कि बहुत से स्कूल में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना चाहिए, यानी गोपनीयता के दृष्टिकोण से ऐसा कहा जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप नाम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यदि आप नाम नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर आप क ख ग या अ ब स ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है इससे, ठीक है। तो ये हो गया आपका शिकायती पत्र का फॉर्मेट कि आप किस ढंग से इसको लिखेंगे, क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट है संपादकीय पत्र या संपादक के नाम लिखा गया पत्र। मान लीजिए कि संपादकीय पत्र जो है वो किसी भी न्यूज़ यानी समाचार पत्र के जो एडिटर होता है यानी संपादक होता है उसे लिखा जाता है। अपनी आसपास के क्षेत्र की कोई समस्या हो या आपको कोई विचार हो किसी विषय को लेकर के या कोई आर्टिकल हो उसे आपको छपवाना है, उसके संबंध में लिखना है, या फिर कोई ऐसी समस्या है सामाजिक समस्या जिसका ध्यान जिसकी तरफ आप जो भी प्रशासन है सरकार है उसका ध्यान आकृष्ट करना है, तो ऐसी स्थिति में संपादक को पत्र लिख करके आप उसके माध्यम से प्रशासन को आकृष्ट कर सकते हैं, उनका ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे पत्रों को हम संपादकीय पत्र कहते हैं, ठीक है, संपादक के नाम लिखा गया पत्र। संपादकीय पत्र में भी आपको वैसे ही शिष्टता पूर्वक बातों को कहना है और उसका जो फॉर्मेट है वो भी ऐसा ही होता है। आपको सारी बातें लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखनी है और भाषा जो है शिष्ट ही होनी चाहिए। जैसा कि सारे जितने भी लेटर्स लिखते हैं बच्चों उसमें आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि भाषा का जो स्तर है वो बहुत ही शिष्ट और सरल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि सेवा में लिखा आपने, यहाँ आप लिख देंगे जिस भी आप संपादक को लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख देंगे संपादक महोदय, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर किसी का आपको नाम नहीं पता है। फिर यहाँ मान लीजिए कि आपने टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण किसी को भी पत्र लिखना है तो उस पत्र का नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप उस पत्र का नाम लिखेंगे नवभारत टाइम्स, ठीक है, ये इस पत्र का नाम हो गया। और उसके पश्चात उस जगह का नाम लिखेंगे। मान लीजिए उस प्लेस का नाम गाजियाबाद ही है तो गाजियाबाद लिखेंगे, और या फिर वो जो कार्यालय है वो किसी विशेष जगह पे है तो उस कार्यालय विशेष जगह का आप निश्चित यहाँ पे आप प्लेस जो है जगह का नाम लिखेंगे यानी पता लिखेंगे। और फिर पिन कोड यदि आपको पता है तो आप पिन कोड लिखेंगे, नहीं पता है तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिटी का नाम ज़रूर लिखिए बच्चों एटलीस्ट, क्योंकि पता आपको लिखना है, एड्रेस लिखना है, क्योंकि वो जगह कहाँ है ये आपको ज़रूर लिखनी है, ठीक, क्लियर हो गया। फिर आप यहाँ पर विषय लिखेंगे कि आप किस संबंध में उनसे बातें कहना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में परीक्षा के दिनों में लाउडस्पीकर जो है बहुत बज रहे हैं धार्मिक स्थलों पर, जिससे कि डिस्टरबेंस हो रही है, तो इसकी तरफ प्रशासन का ध्यान करवाना है, आपको ध्यान आकृष्ट करना है, तो इस संबंध में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप विषय लिखेंगे कि परीक्षा के दिनों में लाउडस्पीकर से होने वाली बाधा, ठीक है, ये हो गया आपका विषय, ठीक है, विषय हो गया। और फिर पूर्ण विराम। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पर एक लाइन गैप देंगे यहाँ पे, फिर आप लिखेंगे महोदय, मान्यवर,
या श्रीमान जी या श्रीयुत, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। फिर आप 3 अनुच्छेदों में अपनी बात कहेंगे, यानी मुख्य विषय वस्तु को लिखेंगे। यहाँ पर आप ये बताएंगे कि मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से प्रशासन का ये ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की समस्याएं हैं। ठीक है, और फिर इसमें आप विवरण देंगे, यानी जो भी समस्या है उसे थोड़ा विस्तार देते हुए पूरी बातें कहेंगे। और फिर लास्ट में छोटे अनुच्छेद में आप कहेंगे कि हाँ मैं बहुत ही आभारी रहूँगा यदि इस तरह आर्टिकल के माध्यम से, इस लेख के माध्यम से प्रशासन का ध्यान आकृष्ट होता है, तो आप इसे छपवाने की कृपा करें। ठीक है, तो ये बातें आप यहाँ कहेंगे। फिर आप जो समापन है आपका, वो आप धन्यवाद या धन्यवाद करते हुए अपने पत्र को समाप्त करेंगे। ठीक है, फिर नीचे आप यहाँ पर भवदीय लिखेंगे या विनीत लिखेंगे, प्रार्थी भी लिख सकते हैं। ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना होगा आपको, क्योंकि आप एक जन सामान्य व्यक्ति के रूप में आप अपनी बातें कह रहे हैं। फिर यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे और फिर दिनांक लिखेंगे। और सारी चीज़ें आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही लिखनी है बच्चों। और जब भी आपका एक अनुच्छेद यहाँ पे कंप्लीट होता है, मान लीजिए यहाँ पे आपकी लाइन, अंतिम लाइन खत्म हुई एक अनुच्छेद की, तो आप यहाँ से अपनी बातें नहीं कहेंगे, बल्कि आप यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, यानी ऐसा आप नहीं करेंगे। सारी चीज़ें जो हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही लिखनी है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्लियर हो गया कि संपादकीय पत्र आपको किस ढंग से लिखना है। नेक्स्ट है आपका व्यवसायिक पत्र। व्यवसायिक पत्र ऐसे पत्र होते हैं जहां हम बिजनेस लेटर, यानी किसी से व्यवसाय के संबंध में बातें कर रहे हैं, तो ऐसे लेटर को हम व्यवसायिक पत्र कहते हैं। और व्यवसायिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा बिजनेस का संबंध हो, यानी किसी पुस्तक विक्रेता को कह सकते हैं, या किसी कंपनी के जो विक्रेता हैं, कंपनी को भी लिख सकते हैं जिनसे भी हमारा बिजनेस अटैचमेंट है। ठीक है, तो ऐसे पत्रों को हम किस ढंग से लिखेंगे, तो एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ बच्चों कि मान लीजिए, एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ कि मान लीजिए कि एक पुस्तक विक्रेता है, उससे आपको पुस्तकें मंगानी हैं। तो ऐसी स्थिति में आप किस ढंग से उसे पत्र लिखेंगे, उसका क्या फॉर्मेट होगा, प्रारूप क्या होगा। ठीक है, तो आप फॉर्मेट, यही फॉर्मेट है कि यहाँ पर आप लिखेंगे सेवा में, यहाँ पर आप लिखेंगे उस पुस्तक विक्रेता का नाम। मान लीजिए कि उस पुस्तक विक्रेता का नाम है श्री नवीन शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया श्री नवीन शर्मा। ठीक है, और फिर उस विक्रेता का जो बुक डिपो है उसका नाम लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ पे जायसवाल बुक डिपो मान लीजिए उसका नाम है। ठीक है, ये लिख दिया आपने, और फिर यहाँ पे आपने उसका पता लिख दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे। फिर पिन कोड बच्चों जब आपको पता हो तभी आप लिखिए, अदरवाइज आप पिन कोड मत लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन पता लिखना बहुत ज़रूरी है, या सिटी का नाम ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उस जगह विशेष का नाम यदि आपको लिखना है, यदि कभी कभी क्वेश्चन पेपर में ही ये सारी चीज़ें दी रहती हैं, तो उस अनुसार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आप विषय लिखेंगे। विषय आपका है, संक्षिप्त रूप में लिखेंगे कि आपको पुस्तकें क्रय करने के संबंध में। फिर यहाँ पर महोदय, फिर फर्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि मैं आपके यहाँ से पुस्तकें मंगाना चाहता हूँ, मैं मनी ऑर्डर जो है भेज रहा हूँ। और उसके पश्चात यहाँ पर सेकंड स्टैंजा में लिखेंगे उस पुस्तकों के कुछ नाम। ठीक है, मान लीजिए हिंदी माला इस दयाल पब्लिकेशन की मंगानी है, नूतन हिंदी ये आपको एवरग्रीन पब्लिकेशन की मंगानी है। तो ये सारे विवरण आप यहाँ पे 2-3 पुस्तकों के नाम यहाँ लिखेंगे। और उसके पश्चात थर्ड जो आपका अनुच्छेद है उसमें आप लिखेंगे कि
मुझे बहुत खुशी होगी कि आप बहुत जल्दी से, मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी आप मुझे पुस्तकें भेजने का प्रबंध करेंगे। ठीक है, फिर आभार व्यक्त करते हुए यहाँ पर धन्यवाद या सधन्यवाद आपने लिखा, फिर लास्ट में भवदीय, फिर नाम, अपना पता और दिनांक, ये सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है बच्चों कि आपको सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में लिखनी है। आपका जो भी अनुच्छेद आपका खत्म होता है, पैराग्राफ जहाँ भी खत्म होता है, आप उसके नीचे यहाँ से नहीं लिखेंगे, बल्कि आप अनुच्छेद को, दूसरे अनुच्छेद की जो शुरुआत है वो यहीं से करेंगे। और बहुत से बच्चे ऐसे बार बार पूछते हैं कि बीच में 1 लाइन गैप देनी है या नहीं। ठीक है, तो 1 लाइन गैप देने का मतलब बस यही होता है कि बच्चों कि आपका जो पत्र है वो साफ सुथरा हो। यदि आप 1 लाइन गैप नहीं दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 लाइन गैप देने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस आपका पत्र जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए, आपका लेटर, आपकी जो लिखावट है वो ढंग की होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र ऐसे पत्रों को कहते हैं जब कहीं किसी कार्यालय में, किसी जगह जो है किसी नौकरी के लिए आपको आवेदन देना है तो उसे कहते हैं आवेदन पत्र। ठीक है, तो एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए दिल्ली सेवा चयन बोर्ड की तरफ से सहायक अध्यापक के पद की नियुक्ति के लिए एक आवेदन आया है, आर्टिकल आया है, विज्ञापन आया है। आपने किसी समाचार पत्र में ये विज्ञापन पढ़ा है और आपको आवेदन करना है, तो आप किस ढंग से करेंगे? तो यहाँ पर आप वैसे ही लिखेंगे, फॉर्मेट वही है। सेवा में यहाँ आपने लिखा जो भी चयन बोर्ड है उसका, तो चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष होंगे उनके के लिए लिखेंगे, यानी अध्यक्ष महोदय। फिर उसके नीचे लिखेंगे दिल्ली सेवा चयन बोर्ड। मान लीजिए दिल्ली का निकला है तो दिल्ली सेवा चयन बोर्ड, और फिर वहाँ जगह का नाम हमने लिख दिया, दिल्ली लिख दिया। ठीक है, और उसके पश्चात विषय हो गया आपका कि सहायक अध्यापक के पद की नियुक्ति के संबंध में। ठीक है, फिर यहाँ महोदय, और फिर 3 अनुच्छेदों में अपनी बात कहेंगे। तो पहले अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि इस रोजगार समाचार पत्र के माध्यम से मुझे आपके इस विज्ञापन के विषय में पता चला और मेरा यह जो व्यक्तिगत विवरण है वो इस प्रकार है। फिर सेकेंड स्टैंजा में ये सारी बातें लिखेंगे कि व्यक्तिगत विवरण आप देंगे, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम, अपना पता, अपना शैक्षिक विवरण, अपना अनुभव, ये सारी चीज़ें जो है एक कॉलम के अनुसार एक पूरा टेबल बना करके आप लिखेंगे। और फिर लास्ट में लिखेंगे कि मुझे बहुत खुशी होगी कि मुझे इस जगह यदि चयन किया जाता है, कार्य करने का मौका मिलता है, तो मैं इसमें अपने आप को कृत समझूंगा, कृपाकांक्षी, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर फिर लास्ट में आभार व्यक्त करते हुए आप धन्यवाद और सधन्यवाद लिखेंगे। फिर नीचे यहाँ पर प्रार्थी लिखेंगे, क्योंकि आपने प्रार्थना पत्र दिया है तो प्रार्थी लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। भवदीय भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर अपना नाम, पता लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पता आपने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, और दिनांक। ये हो गया बच्चों, इस तरह से आवेदन पत्र लिखे जाते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही सारी बातें लिखनी हैं। ठीक है, जो भी आपने अनुच्छेद कंप्लीट किया है उसका यहाँ से ही जो स्टार्टिंग है दूसरे अनुच्छेद की वो आपको लेफ्ट हैंड साइड से करनी है। विषय और महोदय यहाँ जो संबोधन कर रहे हैं उसके बीच में आपका गैप होना चाहिए, 1 लाइन गैप यहाँ होना चाहिए, और अनुच्छेदों के बीच में 1 लाइन गैप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक 1 लाइन गैप, सधन्यवाद, 1 लाइन गैप, फिर आप इस तरह से अपनी चीज़ें लिख सकते हैं। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। और दिनांक आप कोशिश कीजिए कि हिंदी के अंकों में ही लिखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और बहुत से बच्चे एक गलती बार बार करते हैं, जैसे कि वो भवदीय लिखना होता है तो भवदीय लिखते समय वो आपका भवदीय लिख देते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपका भवदीय नहीं लिखा जाता है, केवल भवदीय लिखने से ही आपका पर्याप्त हुए। आपका भवदीय जो है ये गलत है, भवदीय ही लिखा जाता है। ठीक है, यही कि अगर आप लिख रहे हैं कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, तब वहाँ पे आप लिखेंगे आपका। ठीक है,
और एक बात का और ध्यान रखना है कि यदि हमें ये पता है कि कोई लेडी है तो यहाँ हम महोदया लिखेंगे, ठीक है, माननीय ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। और यदि कोई लड़की है जो पत्र लिख रही है तो यहाँ पे भवदीया ये लिखेंगे, या प्रार्थी है ये लड़के लिखते हैं यानी, और ये प्रार्थिनी, ठीक है। इन बातों का भी आपको विशेष ध्यान देना है बच्चों, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बच्चे बार बार गलती करते हैं और एग्जामिनर जो है इन्हीं बातों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो प्रार्थी का लड़कियां अगर लिख रही हैं तो प्रार्थिनी लिखेंगी, ठीक है, भवदीया हो जाएगा, या फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य की जगह अगर शिष्य लिख रहे हैं, एक लड़के ने लिखा है लेकिन लड़की लिख रही है तो आपका आपकी आज्ञाकारी शिष्या हो जाएगा या छात्रा, ठीक है। तो इन बातों को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो फॉर्मेट है वो आपको मैंने बता दिया कि किस ढंग से लिखना है, यानी सारी चीज़ों को आप किस ढंग से लिखेंगे। तो बच्चों मैंने आपको सारे फॉर्मेट बताए हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना पत्र और शिकायती पत्र ही आता है, ठीक है। तो आप इन्हीं दोनों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए। कभी कभी आपको संपादक के नाम पत्र लिखने के लिए आ जाता है, तो इसके लिए आप बहुत परेशान नहीं होइए, आपको फॉर्मेट सबका पता होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास जो है आप इन दोनों का ही कीजिए, क्योंकि यही दोनों ज़्यादा आते हैं, यही इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। और अब हम लोग एक दो उदाहरणों के माध्यम से आप पूरा जो पत्र लिखने का जो तरीका है उसके संबंध में समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपका प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को विद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने का निवेदन करते हुए पत्र लिखिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप किस ढंग से लिखेंगे? सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सेंट जोसेफ कॉलेज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। विषय, विद्यार्थियों को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिए जाने के संबंध में। महोदय, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान कॉलेज की एक गंभीर समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे कॉलेज में प्रतिदिन किसी न किसी बालक के घायल होने की सूचना आती रहती है। बालक खेलते समय चोटिल हो जाते हैं, किंतु हमारे कॉलेज में प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध न होने के कारण बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्राथमिक चिकित्सा कठिन से कठिन परिस्थिति में भी किसी व्यक्ति को जीवन दान दे सकती है। आप स्वयं भी इसकी उपयोगिता से परिचित होंगे। अतः यह आवश्यक है कि आज प्रत्येक विद्यार्थी को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाए। हमारे विद्यालय में यह सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है, अतः आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि रेड क्रॉस सोसाइटी या किसी अन्य संस्था से संपर्क कर विद्यालय के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाएं। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य नवीन अग्रवाल, कक्षा 10A, अनुक्रमांक 23, दिनांक 21 अक्टूबर 2020। तो ये था बच्चों एक उदाहरण कि आपको अपने प्रिंसिपल को लिखना है पत्र, तो आप किस ढंग से लिखेंगे, ठीक है। तो ये प्रार्थना पत्र हो गया। एक शिकायती पत्र के संबंध में भी थोड़ा सा एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि आपको एक शिकायती पत्र लिखना है, तो आप किस ढंग से लिखेंगे। प्रश्न है, आपके मोहल्ले में जल आपूर्ति नियमित रूप से नहीं हो रही है।
जल संस्थान के अधिकारी को शिकायती पत्र लिखिए और उन्हें अपनी समस्याओं के विषय में बताकर उनसे अनुरोध कीजिए कि वे तत्काल जल आपूर्ति नियमित कराने की व्यवस्था करें। प्रश्न का उत्तर आप इस ढंग से लिखेंगे। सेवा में जल संस्थान अधिकारी, दिल्ली नगर निगम, लाजपत नगर, दिल्ली। विषय जल आपूर्ति नियमित कराने के संबंध में। महोदय, मैं लाजपत नगर के अंतर्गत कृष्णा नगर का निवासी हूँ। मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान इस क्षेत्र के पेयजल आपूर्ति की अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। पिछले कुछ महीनों में जल की आपूर्ति दिन भर में 1-2 घंटे ही की जाती है। इस अवधि में भी पानी का दबाव मंद होता है, जिससे निचले मंजिल वालों को तो जल की प्राप्ति हो जाती है, किंतु दूसरी तीसरी मंजिल वालों को जल नहीं मिल पाता। जल के अभाव में इस क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के निवासियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस क्षेत्र की इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दें तथा जल आपूर्ति की नियमित तथा पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करवाने का प्रबंध करें। धन्यवाद। भवदीय नरेश मेहता, D 116, कृष्णा नगर, नई दिल्ली 110051। दिनांक 20 मार्च 2020। तो ये थे बच्चों कुछ उदाहरण जिसके माध्यम से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपको औपचारिक पत्र किस ढंग से लिखना है। और मैंने आपको पूरा फॉर्मेट समझा दिया, प्रारूप समझा दिया कि आपको औपचारिक पत्र किस ढंग से लिखने हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आपके एग्जाम में बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक आता है वो प्रार्थना पत्र से या फिर शिकायती पत्र से ही आता है, ठीक है। तो इस तरह के पत्रों का अभ्यास आप बार बार कीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम में आसानी हो जाएगी लिखने में। और प्रार्थना पत्र के अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, या फिर आपके पुस्तकालय में कुछ पुस्तकें मंगानी हैं उसके संबंध में प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इस तरह के पत्रों का अभ्यास कीजिए आप। और शिकायती पत्र के अंतर्गत जैसे कि आपके क्षेत्र में बिजली की कटौती बहुत हो रही है, परीक्षा में परेशानी हो रही है, तो इससे संबंधित प्रार्थना पत्र आपको लिखना है बिजली विभाग को। तो इस तरह के पत्रों का अभ्यास कीजिए। या फिर आपके क्षेत्र में बहुत अपराध बढ़ गया है, तो इसके लिए आप थाना अध्यक्ष को या थाना प्रभारी को पत्र लिखना है आपको। तो इस तरह के जो पत्र हैं उनका बार बार अभ्यास कीजिए, क्योंकि इस तरह के पत्र आने की अधिक संभावना रहती है, ठीक है। और इन सारे तरह के पत्रों का भी आप एक बार फॉर्मेट जरूर देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। और कुछ विशेष बातें जो ध्यान देने की हैं, यानी कि बहुत ही सरल संक्षिप्त बात कहनी है, क्योंकि आपको 120 शब्दों में ही अपना पत्र लेखन करना है। तो इसके लिए संक्षिप्त शब्दों में ही अपनी बातें रखनी है, शिष्टतापूर्वक भाषा शैली का प्रयोग करना है। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिए और निश्चित रूप से आपका पत्र जो है वो बहुत अच्छे से लिख पाएंगे आप। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अनौपचारिक पत्र के संबंध में जानेंगे। तब तक बच्चों आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।